टेक अपडेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि टर्म 2 का होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, आप सभी का मैसेज भी आ रहा था, कमेंट भी आ रहा था वीडियो में कि सेट 3 कब आएगा। आपको लाइक टारगेट भी जो मैंने सेट 2 पर आप सभी को दिया था, वो लाइक टारगेट भी आप सभी ने फाइनली पूरा कर दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सेट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी फुल सॉल्यूशन, वो भी हिंदी मीडियम में। और अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल जैक अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे जैक बोर्ड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे आगे दिया जाता है। तो देखिए हम लोग सेट के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तभी आपको पूरा सेट का सॉल्यूशन समझ में आएगा। और साथ ही जो मैं अभी आप सभी को सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं, इसका पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्शन है। और पासवर्ड आज के इसी वीडियो में मैं कभी भी कहीं भी बता सकता हूं, तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखें, तभी पासवर्ड भी मिलेगा और वीडियो भी समझ में आएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सेट 3 का हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको इसमें मैं निर्देश तो पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूं। इसमें आपको कुल प्रश्न 19 दिए हुए हैं, जो कि 3 सेक्शन में विभाजित है। उसमें से आपको 19 में से 13 क्वेश्चन को बनाना है। सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से 5 का उत्तर देना है। सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 5 का उत्तर देना है। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 3 का उत्तर देना अनिवार्य है। तो सेक्शन ए में आपको 1 नंबर का प्रश्न है, सेक्शन बी में 3 नंबर का प्रश्न है और सेक्शन सी में 5 नंबर का प्रश्न है। तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि क्या है। अभिक्रिया के कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग व्यंजक इस प्रकार है। आपको वेग व्यंजक दिया हुआ और इसके कोटि की गणना करना है। तो ये तो 1 नंबर का प्रश्न है और बिल्कुल आसान है। तो देखिए इसको मैंने कैसे सॉल्यूशन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। व्यंजक तो हम लोग को दिया हुआ है, r बराबर k इंटू ए और 2 और b के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 रहता ही रहता है। कुछ नहीं है तो 1 रहता है। हम लोग इसके गणना करना है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 आंसर हो जाएगा, इसका कोटि जो है 3 हो जाएगा आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है अधिशोषण के एक महत्व को लिखें। अधिशोषण का महत्व क्या है, इसको लिखना है। एक लिखना है, आपको लिख लेंगे एक। मैं 3 यहाँ पे लिख दिया हूँ। गैस मास्क में, जल के शोधन में, कार्बनिक यौगिकों के शोधन में, जो इसका महत्व है इसको। और देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में है आपको यौगिक दिया हुआ है और ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ये तो मैं आप सभी को सेट 1 में भी बताया था, सेट 2 में भी बताया था कि आप सभी को तो आता ही होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से रिलेटेड आपको एग्जाम में 5 नंबर के प्रश्न एकदम फिक्स है कि आएगा ही तो आएगा। 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, या फिर 5 यौगिक दे दे और 5 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर सभी के निकालिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आप सभी को जरूर आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ पे निकाला है, इसका जो है कि +3 ऑक्सीडेशन नंबर आया है, जो कि यौगिक क्या था, CuNH3 इसमें से Cu की यानी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है आपको। तो इसका देखिए X+ हमको जिसका निकालना रहता है उसको X ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए Cu इधर था तो इसको हम लोग X ले लिए। अब प्लस जो यहाँ पे Cl कितना है, सॉरी NH3 यानी कि एमीन का कितना चार्ज रहता है, एमीन पर 0 रहता है, तो यहाँ पे 6 है, तो 0 × 6 यहाँ हम कर दिए हैं। और प्लस इसके बाद देखिए जो Cl3 है, Cl का कितना चार्ज होता है, तो -1 होता है, तो -1 × 3 बराबर 0। X + 0 × 6 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आपको पता ही होगा। -1 × 3 करेंगे तो -3 आएगा, तो बराबर 0। अब यहाँ पे 3 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं x बराबर +3, बस यही, और कुछ नहीं करना था इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में भी यौगिक दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम लिखना है। ये भी आप लोग को अगर आता होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे भी आपको 5 नंबर का प्रश्न एकदम फिक्स है कि आएगा ही आएगा, IUPAC नाम लिखने से रिलेटेड। अब देखिए अगला क्या है। इसका देखिए IUPAC नाम मैंने यौगिक जिस प्रकार से लिखा गया था मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
यहाँ पे देखिए कैसे लिखा गया था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH का IUPAC नेम लिखना है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH। तो इसमें से देखिए कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है तो यहाँ पे ब्यूट लिख दिए, और 2 मतलब यहाँ से जो ब्रांच बन रहा है डबल बॉन्ड किससे पहले है, तो CH यानी कि 2 के पहले डबल बॉन्ड है, सॉरी 2 के बाद, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, और इनोल, ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे देखिए अब अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। तो ये तो पता ही होगा क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तीसरा चौथा क्लास से ही, विटामिन ए। अगला प्रश्न है पीवीसी के किसी एक उपयोग को लिखिए। पीवीसी पाइप का एक उपयोग लिखना है क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है। आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछ सकता है ऐसे कि पीवीसी पाइप का 3 उपयोग लिखिए और 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए बहुत सारे उपयोग लिख दिया, उसमें से आप किसी एक को लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही बोला गया है। बरसाती बैग बनाने में, जूते चप्पल बनाने में, पाइप बनाने में, वाइनिल फर्श बनाने में, या फिर प्लास्टिक का खिलौना बनाने में जो पीवीसी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है सेक्शन ए का सबसे लास्ट प्रश्न, दर्द शामक का एक उदाहरण दे। दर्द शामक यानी कि दर्द को कम करने वाले दवाई का नाम लिखना है यहाँ पे। तो देखिए एस्पिरिन हो गया या फिर पैरासीटामोल, तो आपको पता होगा, पिछले सेट में भी ऐसा कुछ प्रश्न आया था। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में आपको 3 नंबर का प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें से देखिए 8वां नंबर का प्रश्न क्या है। मैंने यहाँ पे सेक्शन ए में 7 का उत्तर दे दिया है, तो आपको 5 का ही उत्तर देना है। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, 5 उत्तर ही लिखिएगा, 7 नहीं लिखिएगा। और देखिए सेक्शन बी में पहला प्रश्न, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसका वेग स्थिरांक 200 सेकेंड इनवर्स है, तो इसके अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में वेग स्थिरांक दिया हुआ है 200 सेकेंड इनवर्स, और हम लोग को निकालना क्या है, अर्धायु। तो प्रथम कोटि की अर्धायु के लिए संबंध क्या होता है, वेग स्थिरांक बराबर 0.693 बराबर अर्धायु। तो वेग स्थिरांक हम लोग का दिया हुआ है 200 और 0.693 तो व्यंजक में ही है, और अर्धायु यानी कि T1/2। तो देखिए T1/2 ये जो है ये इधर आएगा, तो ये यहाँ पे है तो इधर भागा में आ जाएगा, गुना में है तो यहाँ पे कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन करने पर इतना आ गया 0.003465 सेकेंड। अब देखिए ये आपको कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन करने आता है और अगर सूत्र याद है तो आप ये आराम से 3 नंबर ले सकते हैं। और ऐसा ही प्रश्न कुछ सेक्शन सी में 5 नंबर का भी प्रश्न है जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न पदों की व्याख्या करें, अपोहन और टिंडल प्रभाव। इन दोनों का परिभाषा लिखना है आप सभी को, और एक परिभाषा लिखने पर आपको 1.5 नंबर दे देंगे क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है तो 2 कर देंगे डिवाइड, तो 1.5 नंबर। तो देखिए पहले अपोहन को हम लोग लिख लेते हैं। जब कोलाइडी विलयन में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती है तो अपोहन विधि का प्रयोग करके इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाता है। यानी कि जो भी कोलाइडी विलयन में अशुद्धि उपस्थित होता है ना, अपोहन विधि का उपयोग करके उस अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है या फिर दूर किया जाता है। और इसको मतलब अशुद्धि को बाहर निकालने या फिर जो भी ये अपोहन विधि करने में जो भी उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोहक कहते हैं। यहाँ पे हम लोग चित्र के द्वारा भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ जल है, यहाँ पे साइड में पार्चमेंट पेपर से बना हुआ है जो थैला है, साइड से है, और इसके आगे जल है, और जो इसमें मोटरी यानी गठरी में जो दिखाई दे रहा है आपको वो सॉल है, यानी कि विलयन है जिसमें कि अशुद्धियाँ भी है। तो इसको हम लोग अपोहन विधि द्वारा पहले इसमें जल डाले और इसके बाद यहाँ पे शुद्ध हो करके बाहर यहाँ से जल निकल जा रहा है, और जो शुद्ध होगा वो निकल जाएगा, हम लोग का शुद्धिकरण हो जाएगा इसमें विलयन का। तो जो अशुद्धि उपस्थित पूरा था उसको हम लोग निकाल लेंगे, दूर कर देंगे अशुद्धि को जल के द्वारा। जल यहाँ डाल देंगे तो यहाँ पे जो विलयन रहेगा ना, जल के साथ में जो अशुद्धि होंगे वो निकल जाएंगे। तो यही अपोहन विधि कहलाएगा। अब देखिए टिंडल प्रभाव क्या था। तो टिंडल प्रभाव देखिए क्या होगा, जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए आसान भाषा में हम लोग समझे टिंडल प्रभाव का, तो देखिए आप लोग कभी देखे होंगे घर में ज्यादा मतलब मिट्टी वाले घर जो रहते हैं ना, वहां पे ज्यादा चीजें दिखने को मिलता है। जैसे आपका मान लीजिए कि खपड़ा का घर है, ठीक,
खपड़ा में कुछ फूटा हुआ रहता है तो वहां से छेद निकलता है ना, तो वो अगर सूर्य का प्रकाश उसके सामने रहेगा तो वहां से एक ठो लाइट टाइप पे आता है, टॉर्च टाइप पे प्रकाश, तो उसी में आप देखिएगा तो एकदम धूल कण दिखाई देंगे उसी में, तो जो वही होता है जो लाइट आता है ना, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, जंगल में भी होता है टिंडल प्रभाव और घर में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, आईयूपीएसी नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट का मतलब आईयूपीएसी नियम के आधार पर इस सबका सूत्र लिखना है। और जो आपको यहाँ पे रोमन अंक दिया हुआ है क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। मैं आपको पहले भी बताया था और फिर से भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, तो इसका देखिए पोटेशियम के लिए तो के, अब इसके बाद देखिए टेट्रासाइनोनिकलेट, तो निकलेट का हम लोग पहले लिखेंगे, तो निकलेट लिख लिए। अब इसके बाद साइनो कितना लिखा हुआ है, टेट्रासाइनो यानी कि 4 साइनो। अब इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मतलब 2 आ जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे K2 लिख दिए हैं। तो आप लोग इसको तो देख ही लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, अगर आप सभी को आता होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस शुरू से अगर आपको सिखाया जाए तो होता है। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिए सेकेंड क्या है, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है जो कोबाल्ट, पहले यहाँ देखिए इसके बाद कोबाल्ट है ना, हेक्साएमाइन कोबाल्ट सल्फेट। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखिए सल्फेट लास्ट में, तो SO4 पहले हेक्साएमाइन यानी कि NH3 जो होता है एमाइन, और हेक्सा यानी कि 6 और CO कोबाल्ट और सल्फेट, और इसको सल्फेट SO4 और इसके बाद खुद मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3। अब देखिए अगला क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकोल, तो यहाँ पे देखिए टेट्रा कार्बोनिल, तो कार्बोनिल टेट्रा CO4 यानी कि टेट्रा है तो 4 हम लोग लिख दिए, और निकेल के लिए Ni, इसमें कुछ नहीं था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखिए अभिक्रिया को उत्पाद को लिखना है। यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है और इससे जो A में बन रहा है उसको लिखना है, जो B में बन रहा है उसको लिखना है, जो C में बन रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहले NH2 यानी कि एमीन से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, C6H5 जो है वो एमीन है, तो NH2 मैंने यहाँ पे बेंजीन करके कर दिया, और NaNO2 प्लस HCl जो कि ये प्रश्न में ही है, NaNO2 प्लस HCl। अब हम लोग किसके कितने पर यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस करना है तापमान, तो यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब इससे क्या बनेगा, BDC यानी कि बेंजीन बना करके N2Cl, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BDC। अब इसके बाद सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, CuCN, आपको अभिक्रिया कराना है, तो इसको हम लोग अभिक्रिया कराए CuCN से बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को, तो क्या बना B, यानी कि B में देखिए क्या बना है, साइनोबेंजीन। अब देखिए बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड और साइनोबेंजीन को किसके साथ अभिक्रिया करना है, इसके H2Ni, यानी कि यहाँ पे देखिए H2Ni के साथ हम लोग इसको कराए तो इसका बन जाएगा बेंजिल एमाइन C। तो A का देखिए A हो जाएगा, यहाँ पे मैंने A लिख भी दिया है, B का A का हो जाएगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, B का हो जाएगा साइनोबेंजीन, C का हो जाएगा बेंजिल एमाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित को परिभाषित करें, पेप्टाइड लिंकेज और प्रोटीन का विकृतीकरण, ये सब का डिफिनेशन आपको लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो पहला क्या था हम लोग का प्रश्न में, पेप्टाइड लीकेज। तो यहाँ पे देखिए पेप्टाइड लीकेज का, प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं। इसमें एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के एमीन समूह के साथ जो बंध बनाता है उसे पेप्टाइड बंध भी कहते हैं। लिंकेज लिख दिया था, आप लोग घबराए नहीं, ये बंध ही है। अब देखिए बी हम लोग का क्या था, बी है प्रोटीन का विकृतीकरण।
प्रोटीन ऊष्मा, खनिज, अम्ल एवं क्षारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल युक्त सांद्र लवणों से अभिकृत किया जाता है तो प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। ये लैंग्वेज तो आपको कुछ समझ में अच्छा से नहीं आया होगा, तो देखिए या करके मैं ये भी लिख सकता है या फिर ये भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, पूरा एकदम आपको समझ में आ जाएगा। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्रोटीन अपनी क्रियाशीलता खो देता है तो इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगता है, और आप लोग लाइक करते हैं तो इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि और भी आगे इस प्रकार का वीडियो बनाते रहें। तो अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर। थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य दो अंतर या अंतर लिखे और उदाहरण सहित लिखना है। दो अंतर भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है, यानी कि 3 नंबर का प्रश्न है तो दो अंतर लिखेंगे तो 1-1 नंबर मिल जाएगा, और उदाहरण लिखेंगे तो उसके लिए 1 नंबर मिल जाएगा, तो 3 नंबर हो गया। तो देखिए एक तरफ हम लोग लिख लेंगे थर्मोप्लास्टिक और एक तरफ लिख लेंगे थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक एक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं एवं पिघल जाते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इसको गर्म अगर आप कर देंगे तो मुलायम हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, बट थर्मोसेटिंग जो होते हैं वो गर्म करने पर जलने लगते हैं। थर्मोप्लास्टिक का देखिए दूसरा अंतर, इन्हें गर्म करने पर किसी आकार में ढाला जा सकता है, और पर थर्मोसेटिंग को इन्हें गर्म करने पर किसी आकार में ढाला नहीं जा सकता क्योंकि ये जल जाते हैं गर्म करने पर। तो अब देखिए अगला अंतर क्या है। यहाँ पे 2 बताया गया था तो मैंने 3 लिख दिया, एक नीचे भी है। इसकी संरचना रेखीय होती है, जो थर्मोप्लास्टिक होती है, और थर्मोसेटिंग की संरचना त्रिविमीय होती है। और उदाहरण देखिए थर्मोप्लास्टिक का क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीप्रोपिन हो जाएगा, पीवीसी आदि। और थर्मोसेटिंग का उदाहरण हो जाएगा बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड आदि। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, सेक्शन बी का लास्ट प्रश्न। संक्षेप में प्रत्येक का एक उदाहरण के साथ लिखे। प्रतिरोधी और प्रशांतक, इसको मतलब लिखना है आपको डेफिनेशन छोटा सा उदाहरण के साथ में। तो देखिए पहले क्या है, प्रतिरोधी। प्रतिरोधी का देखिए हम लोग लिखते हैं, ऐसा रसायन जो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं प्रतिरोधी कहलाते हैं। संक्रमण को दूर करने के लिए त्वचा तथा घाव आदि पर सीधे लगाया जाता है। इसे सीधे जीवित ऊतकों पर लगाया जाता है, यानी कि घाव वगैरह पे जो लगाए। तो प्रतिरोधी माने एंटीसेप्टिक, ऐसा रसायन दवाई का नाम पूछ रहा है जो, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, डिटॉल होगा, जो कि संक्रमण को दूर करने के लिए त्वचा तथा घाव आदि पर सीधे लगाया जाता है। जैसे आपको कट गया, घाव हो गया, तो वहाँ पे डिटॉल आप सीधे लगा देते हैं तो शरीर में आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो वहाँ पे घाव छेड़ होते हैं, जो भी फुंसी वगैरह, जो जिस भी मतलब कट्टे छट्टे होते हैं, ऊतक पर डायरेक्ट वहाँ पे लगाया जाता है और वो दूर हो जाते हैं, यानी कि इससे आपको शरीर पे कोई भी नुकसान नहीं होता है प्रतिरोधी से। अब देखिए अगला क्या है, प्रशांतक। तो प्रशांतक क्या देखिए क्या है, ऐसा रसायन पदार्थ जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं तथा उत्तेजित मानसिकता को कम करके शांति पहुंचाते हैं, अतः इनका उपयोग मानसिक रोगों के उपचार में होता है। इसी कारण इनको साइकोथेरेप्यूटिक औषधि भी कहते हैं। प्रशांतक, इसका उदाहरण हो जाएगा एमाइटल। एक उदाहरण ही लिखना था तो मैं लिख दिया। अब देखिए अगला सेक्शन सी में आ गया। सेक्शन सी में मैं जैसा कि आप सभी को बताया था कि सेक्शन बी में एक जो न्यूमेरिकल था अर्धायु के लिए, उसी समय बताया था कि सेक्शन सी में भी आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया जिसको कैलकुलेशन करने अगर आपको आता है, फार्मूला याद है, तो आराम से आप 5 नंबर इसके ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो इसका 2 पेज में सॉल्यूशन, बट कुछ भी नहीं है। जिसको समझ में आ गया उसके लिए कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल मतलब समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन भी करने आना चाहिए। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी अभिक्रिया के 500 के तथा 700 के पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स एवं 0.07 सेकेंड इनवर्स है। ये की गणना करें, यानी कि संक्रियन ऊर्जा, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका हिंदी हो जाता है संक्रियन ऊर्जा की गणना कीजिए। अब यहाँ पे आपको मान भी दिया हुआ है। log 2 का मान कितना होता है 0.30 और log 7 का मान 0.84।
कभी भी प्रश्न ऐसा अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको मतलब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे ना तो log आएगा log 2 और log 7 और log 2 और log 7 की जगह आपको ये मान रखना है। तो हम लोग देखिए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो भिन्न भिन्न तापों पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 व K2 हो। तो देखिए हम लोग का तापमान दिया हुआ है ना, भिन्न भिन्न अलग अलग 500 दिया हुआ है 700, और इसके लिए वेग स्थिरांक को हम लोग K से डिनोट करते हैं। तो क्या है जी, अलग अलग है K1, ये हो जाएगा K2 और इसका हम लोग ले लेंगे T1 T2 क्योंकि तापमान दो जगह दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए फार्मूला होता है log K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। तो पहले हम लोग आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पे मैं आपको देखिए K2 क्या है, ताप यानी कि T2 पर वेग स्थिरांक, ताप T2 जो K2 है, यहाँ पे देखिए T2 ये है, तो इसके लिए वेग स्थिरांक क्या होगा, ये 0.07 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मत लिख दीजिए क्योंकि क्रमशः बताया गया, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही 500 के पर ये हो जाएगा वेग स्थिरांक और 700 के पर ये हो जाएगा। इसको हम लोग K1 मान लेंगे, इसको K2 मान लेंगे और इसको T1 और T2। तो T1 पर K1 और T2 पर K2। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया K2 पर ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 के लिए और K1 के लिए ताप T1 पर वेग स्थिरांक, और ये तो आपको निकालना ही है। और R बराबर गैस नियतांक जिसका कि मान होता है 8.314। अगर आपको ये याद रहेगा तो ये आराम से बन जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब हम लोग लिख लेते हैं कि दिया हुआ है, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है 0.07, K1 दिया हुआ है 0.02, T1 दिया हुआ है 500, T2 दिया हुआ है 700 और EA की गणना करना है। तो ये सब आपको प्रश्न में दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2, ये हो गया K1, ये हो गया K2। तो हम लोग को निकालना क्या है, EA यानी कि एक्टिवेशन ऊर्जा। तो उसके लिए हम लोग पीछे सूत्र क्या बताया था, log K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। तो देखिए अब हम लोग इसके ऊपर फार्मूला के ऊपर बैठा देते हैं। log क्या लिखा हुआ था, K2 बटे K1, तो K2 हम लोग का क्या था 0.07 बाई 0.02। अब EA हम लोग को तो निकालना ही था, EA का जगह EA लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2.303, तो यहाँ पे वही लिख दिया। अब R का मान लो हम लोग देखे थे जहाँ पे मैं आपको बताया था कि दिया हुआ है वहाँ पे 8.314 R का मान, तो यहाँ पे बैठा दिए। अब यहाँ पे था कि T2 माइनस T1 था, T2 700 था और T1 था 500, तो हम लोग यहाँ पे भी रख दिए। अब यहाँ पे नीचे था T1 इंटू T2, तो T1 था हम लोग का 500, जो डॉट दिया हुआ है गुना समझ लीजिए, यहाँ पे गुना ही मैं ऐसे ही लिखता हूँ डॉट गुना के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे और 700 जो है T2 के लिए है। तो अब देखिए इसका हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो log का log 0.07 बाई 0.02 को हम लोग 7/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका दशमलव उड़ाएंगे तो दो, ये जो जीरो है यहाँ पे 2 जीरो हम लोग ले लेंगे तो ये 200 हो जाएगा। बट इसका अगर हम दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे भी तो हम 2 जीरो देंगे, तो 700/200 हो जाएगा ना। तो 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 7/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिख दिए 7/2। अब EA का EA, और देखिए इसका जो कैलकुलेशन करने पर आया 2.303 इंटू 8.314 19.15। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए 700 में से 500 घटेगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। 500 गुने 700 करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे ही कैलकुलेशन कर लीजिए। 5 गुने 7 यानी कि 35, और 2 गो जीरो यहाँ पे भी है, 2 गो जीरो यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4। तो 35 पर 4 गो जीरो, इसका मतलब गुना करने पर आ गया इतना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए फार्मूला होता है कि log m बाई n बराबर, यहाँ पे मैंने डिनोट किया है आपको, log m बाई n बराबर log m माइनस n log n। तो देखिए log ये कौन से फार्मूला पे बैठ रहा है, बैठ रहा है ना, log है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे m है बाई n, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log m माइनस n। तो log 7 माइनस log 2, इसको हम लोग लिख दिए। अब EA का EA यही है सेम। अब यहाँ पे हम लोग कोष्ट को हटा दिए, इसके जगह यहाँ पे कुछ नहीं था, ना ही प्लस था ना ही माइनस था, तो हम लोग जानबे करते हैं कि यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे गुना लिख दिए। अब 200
बटे अब जो ये 35 था 35 लिख दिए और जो 4 गो जीरो था हम लोग इसको 10 के पावर -4 लिख दिए हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए log 7 का प्रश्न में दिया हुआ था ना, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न पढ़ते समय बताया था। तो log 7 का मान हम लोग को कितना दिया हुआ था, log 7 का मान 0.84 दिया हुआ था, तो 0.84 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब देखिए log 2 का मान कितना दिया हुआ था 0.30, तो 0.30 हम लोग यहाँ पे log का मान लिख दिए log 2 का। अब EA का EA 19.15 ये सेम टू सेम है गुना। अब अगर हम इसको 35 से 200 को भागा देते हैं तो इतना आ जाएगा 5.714 और इंटू 10 के पावर -4। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन कर दिए, 0.84 घटाओ 0.30, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 0.54। आपको अगर नहीं विश्वास है तो आप साइड में अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो करके देख सकते हैं, इतना आएगा। इसके बाद हम लोग बराबर में EA बटा 19.15 यही लिख दिए गुने, अब जो सेम लिखा हुआ था वही लिख दिए। इसका केवल हम लोग अभी कैलकुलेशन किए हैं और ये जो लिखा हुआ था यही हम इसको यहाँ पे सेम लिख दिए हैं। अब देखिए आगे क्या है, तो EA जो यहाँ पे है, यहाँ पे EA हम लोग ले आए तो जो 0.54 है वो यहाँ पे आ गया और जो 19.15 था वो नीचे से ऊपर में आ गया और जो ये वाला ऊपर में था यहाँ पे नीचे में आ गया। तो अब देखिए इसका हम लोग कैलकुलेशन पूरा किए हैं तो कितना आया 1.82308 इंटू 10 के पावर 4। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन किए तो यहाँ पे माइनस में था तो ऊपर गया तो 4 आ गया। तो अगर इसका हम लोग फुल कैलकुलेशन गुना कर ले तो इतना आ जाएगा 18,230.8 जूल। इसका आंसर इतना आ जाएगा। ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी के उदाहरण से दिया हुआ है प्रश्न, तो आप लोग उदाहरण को भी एक बार अच्छा आप सभी बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने मॉडल सेट में दिए हुए हैं प्रश्न सभी का आप लोग सॉल्यूशन कर लें, आपको बहुत ही मतलब हेल्प मिलेगा मॉडल से प्रश्न से, क्योंकि 5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। तो पांचों में से अगर प्रश्न ले लिया जाएगा तो 5 नंबर का लगभग कितना हो जाएगा 25 प्रश्न हो जाएंगे 5 नंबर के लिए। तो 25 में से तो 5 या 5 नहीं तो 3 तो एकदम फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो आप लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन एकदम 100% कर करके रखे पांचों सेट का। अब देखिए यही है आप सभी के लिए VVI प्रश्न, मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर लेंगे आप लोग का एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। अब देखिए मैं आप सभी को पासवर्ड बता देता हूं। तो फाइनली जो PDF का पासवर्ड है सब स्मॉल लेटर में ही है पासवर्ड। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोग का 16 नंबर मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है, 17 भी नहीं किया है, 18 नंबर किया है, क्योंकि सेक्शन A और B में मैंने कर लिया था तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा था, तो आप लोग को भी मैसेज भी आ रहा था कि आप जल्दी से दीजिए, तो इसलिए मैं छोड़ दिया इसको, क्योंकि 3 का ही उत्तर देना है तो कोई ज़रूरी नहीं मैं समझा कि 5 का उत्तर दे दे इसलिए। अब देखिए हम लोग का 18 नंबर प्रश्न क्या है। 18 नंबर में है हाफ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, मतलब 3 वो चीज़ दिया हुआ, इस पर को आपको डिफिनेशन पूरा लिखना है और रिएक्शन भी लिखना है। तो हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया लिखना है, युग्मन अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या होता है। जब किसी एमाइड को Br2 तथा KOH के साथ गर्म करते हैं तो एमीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब डिफिनेशन हो गया, जब किसी एमाइड को हम लोग Br2 तथा KOH के साथ गर्म करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एमीन मिलता है, और इसी को हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका रिएक्शन देखिए RCONH2। अब सोचेंगे कि R क्या, तो ये R है एल्किल ग्रुप, और जो एमाइड यहाँ पे मैंने बोला था ना एमाइड के साथ क्या, एमाइड को Br2 तथा KOH के साथ गर्म होता है, एमाइड हो गया, CONH2 जो है एमाइड ग्रुप के हो गया, और Br2 जो लिखा हुआ था Br2 KOH लिखा हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन हम लोग करा दिए, हीट कर दिए इसको, तो क्या बन गया, ये क्या बन रहा था, प्राप्त हो रहा था हम लोग को एमीन प्राप्त हो रहा था। तो जो NH2 है वो एमीन है, तो RNH2 प्लस 2 KBr प्लस K2 CO3 प्लस 2H2O, ये रिएक्शन हो गया। किसका हो गया रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का। अब अगला है युग्मन अभिक्रिया। तो
तो युग्मन अभिक्रिया देखिए क्या होगा। युग्मन अभिक्रिया का क्षार की उपस्थिति में फिनॉल को डाइजेनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन नामक रंजक बनता है। यानी कि क्षार की उपस्थिति में अगर हम फिनॉल को डाइजेनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे ना तो पारा हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन बनता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्शन मैंने बनाया, फिनॉल का यहाँ पे बेंजीन है प्लस ये जो N डबल बॉन्ड N-Cl है वो क्या है, फिनॉल की उपस्थिति में क्षार, ये जो क्षार है, और इसके बाद हम लोग क्या किए NaOH के साथ इसको अभिक्रिया करा दिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, जो ए बेंजीन था इसका हम लोग यहाँ पे आगे उल्टा लिख दिए और इसका जो है इसका भी उल्टा हम लोग कर दिए। तो इसका रिएक्शन ए हो गया, किसका, युग्मन अभिक्रिया का। अब थर्ड देखिए क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया के लिए देखिए क्या होगा, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल तथा एक अणु अम्ल प्राप्त होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, ये हम लोग ले लिए फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO, 2 मैंने अभी नहीं लिखा है, 2 बाद में लिखा था संतुलित करने के लिए, समीकरण रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा है। पर पहले हम लोग फॉर्मल एल्डिहाइड ले लेंगे HCHO को, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे NaOH, इसके बाद मेथेनॉल इसका बन गया CH3OH प्लस और HCOO सोडियम फॉर्मेट बन गया। और जो ये 2 मैंने लिखा वो समीकरण बोला जाए, रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 हम लोग लिखे। तो इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए जो कि सेक्शन सी का लास्ट प्रश्न है। सेक्शन सी में देखिए क्या है, क्या होता है जब एसिट एल्डिहाइड की अभिक्रिया NH2OH के साथ करने पर, एसीटोन की अभिक्रिया NH2NH2 के साथ करने पर, फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करने पर, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 के साथ करने पर, एसिट एल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु NaOH के साथ करने पर। यानी कि आपको इसमें रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिएक्शन लिख दिया है। अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए मैंने आपको कल ही टेलीग्राम में मैसेज किया था कि वीडियो आज आ जाएगा, बट क्या हुआ, मैं वीडियो कल ही दे देता। हम वीडियो पूरा रिकॉर्ड किए, साउंड आ ही नहीं रहा था वीडियो में, मेरा माइक जो था वो ऑफ था। तो क्या हुआ कि साउंड ही नहीं आ रहा था वीडियो में, तो इसलिए मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, देखिए पहला का रिएक्शन इस प्रकार से है, दूसरा का रिएक्शन इस प्रकार से है, और तीसरा का रिएक्शन इस प्रकार से, और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू अपडेट या फिर न्यू मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पे जैकबोर्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ पे दे दिया जाता है। और साथ ही अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम आप सभी का हो गया तो ठीक है, अगर जिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ हो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन जैकबोर्ड की तरफ से आया था वो प्रोवाइड कर दिया है। कौन कौन सा सब्जेक्ट का है, तो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, जियोलॉजी का है, जियोग्राफी का है, साइकोलॉजी का है और कंप्यूटर साइंस का है। तो वहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिकल का प्रोवाइड कर दिया। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं @जैक अपडेट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू मॉडल सेट के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, और कमेंट में बताएं कि आपको सेट 4 का सॉल्यूशन कब तक चाहिए। और फिजिक्स का सेट 1 सेट 2 का सॉल्यूशन दे दिया गया, अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, चैनल पे वीडियो है। केमिस्ट्री का भी सेट 2 तक दे दिया गया है, सेट 3 यहाँ पे अभी मिल ही गया आपको। और बायोलॉजी का भी सेट 2 तक दे दिया गया है, इंग्लिश कोर का सेट 1 और इकोनॉमिक्स का भी सेट 1 चैनल पे उपलब्ध है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।